नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष की तरफ से पीएम चेहरा, कमलनाथ का दावा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव वैसे तो 2024 में होने हैं, लेकिन सरगर्मियां अभी से दिखाई देने लगी है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे। न्यूज एजेंसी से बातचीत में कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की और कहा कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। कमलनाथ ने आगे कहा कि दुनिया के इतिहास में किसी ने भी इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की है। गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य परिवार ने देश के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं दी है। राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं बल्कि देश की जनता के लिए करते हैं, जो किसी को भी सत्ता में बैठाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नए साल का तोहफा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। पीपीएफ और एसएसवाई में नो चेंज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने एनएससी पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि पीपीएफ की ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट, इस क्रिकेटर की मानी होती सलाह तो अस्पताल में न होते पंत। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह कार हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब पंत दिल्ली से वापस अपने घर रुड़की जा रहे थे। उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते पंत की मर्सिडीज कार जलकर खाक हो गई। पंत ने बताया कि उनकी झपकी आने के कारण कार से उनका नियंत्रण खो गया और कार पलट गई। लेकिन 25 साल के ऋषभ पंत अपने एक सीनियर की बात मान लेते तो शायद आज अस्पताल में भर्ती ना होते। जी हाँ दोस्तों, उनको टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन ने गाड़ी धीरे चलाने की सलाह दी थी। पंत के एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर पंत और धवन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि बड़ों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, एक गेम को खेलते हुए ऋषभ पंत को शिखर धवन द्वारा एक सलाह देनी थी, तो शिखर धवन ने उसे सलाह दी थी कि गाड़ी धीरे चलाया करो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मां की अंत्येष्टि के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ शव वाहन में बैठे रहे। मुखाग्नि के दौरान एकटक निहारते रहे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:30 बजे पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। मुखाग्नि के दौरान वे मां को एकटक निहारते रहे। दोस्तों, इससे पहले देर शाम प्रधानमंत्री एक बार फिर गांधीनगर स्थित अपने घर गए और परिवार के लोगों के साथ करीब 20 मिनट बिताने के बाद दिल्ली लौट गए। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ था। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे तो भड़की ममता बनर्जी। पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से इनकार किया। दर्शक दीर्घा में जाकर बैठी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम हावड़ा स्टेशन पर हो रहा था और पीएम अहमदाबाद से इसमें वर्चुअली जुड़े। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होने पहुंची। ममता बनर्जी के कार्यक्रम में पहुंचते ही हावड़ा स्टेशन पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। दरअसल जब ममता बनर्जी मंच पर जा रही थी तब भीड़ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। हंगामे के दौरान ममता के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 4 केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे। इस पर ममता भड़क गई और मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेल मंत्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। हालांकि बाद में ममता स्टेज के सामने दर्शक दीर्घा में कुर्सी लगाकर बैठ गई। बाद में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। दोस्तों, मेट्रो रेल की सवारी के बाद रेल मंत्री वैष्णव ने तारातला में मीडिया से सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री को आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं हुई। नाराज होने की बात हो, कार्यकर्ता तो नारे लगाते ही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
आजाद की घर वापसी की कोशिशों में कांग्रेस, सोनिया गांधी की करीबी अंबिका सोनी को टास्क, राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, 4 महीने पहले कांग्रेस को अलविदा कह चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के फिर से पार्टी से जुड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि वह अक्टूबर में अपने नए राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले पार्टी अपने पुराने साथी की घर वापसी के प्रयास में जुट गई है। आजाद की वापसी के लिए खुद पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अंबिका सोनी ने आजाद से बातचीत की है। उन्होंने आजाद को राहुल गांधी से भी बातचीत करने को कहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंबिका सोनी को सोनिया गांधी का बेहद करीबी नेता माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन से आई 2 उड़ानों के 50% यात्री मिले कोरोना संक्रमित, तो इटली और यूएस ने अनिवार्य किया कोविड टेस्ट। जी हां दोस्तों, इटली ने चीन से आने वाली उड़ानों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला बीजिंग से मिलान आई 2 उड़ानों में जांच के दौरान 50% से ज्यादा यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया। भले ही चीन का कहना है कि उसके यहाँ कोविड संक्रमण अनुमानित और नियंत्रण में है, लेकिन बीजिंग के अचानक जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लागू प्रतिबंधों को हटाने के बाद वहां बढ़ते कोरोना संक्रमण ने वैश्विक खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना संकट के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी चीनी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। वह ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर हुआ डाउन, न नोटिफिकेशन आया न अकाउंट हुआ लॉगिन। एलन मस्क के खरीदने के बाद तीसरी बार हुआ डाउन। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्विटर बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात हजारों यूजर्स के लिए डाउन रहा। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने आउटडेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर.com के हवाले से बताया कि अमेरिका में हजारों यूजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में शाम को करीब 4:40 मिनट पर इस समस्या को साझा किया। कुछ यूजर्स ने यह भी शिकायत की कि उनके ट्विटर नोटिफिकेशन काम नहीं कर रहे हैं। वहीं भारत में भी गुरुवार की सुबह तमाम यूजर्स ने इस संबंध में शिकायत की और प्रिंट शॉट साझा किए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, सुरक्षा उल्लंघन मामले पर दिल्ली पुलिस का जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के सुरक्षा उल्लंघन मामले पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थी। यात्रा के दिल्ली चरण में सुरक्षा में उल्लंघन का आरोप पार्टी नेताओं की ओर से लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि शनिवार को दिल्ली में प्रवेश करने के बाद यात्रा की सुरक्षा से कई बार समझौता किया गया। उन्होंने लिखा कि सरकार को बदले की राजनीति में न पड़कर कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वाशिंगटन में बिकेगी पाकिस्तान की एम्बेसी, सबसे ज्यादा बोली 2 दुश्मनों ने लगाई, पहला इजराइल का यहूदी और दूसरा भारतीय। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी का एक बड़ा हिस्सा बिकने जा रहा है। इसके लिए बिड प्रोसेस यानी कि नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मजे की बात यह है कि एम्बेसी के डिफेंस सेक्शन को खरीदने के लिए 2 सबसे बड़ी बोलियां लगी, वो दोनों ही पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों से ताल्लुक रखती है। जी हां दोस्तों, 2 देशों में इजराइल और भारत है। इजराइल के यहूदी ग्रुप ने 48 लाख डॉलर की बोली लगाई, जबकि दूसरी बड़ी बोली लगाने वाला कोई भारतीय है, उसने 50 लाख डॉलर में यह बिल्डिंग खरीदने की पेशकश की। पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग बेचने की खबर का खुलासा पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने किया। उसने इस बारे में एम्बेसी के अफसरों के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की। एक अफसर ने कहा कि एक यहूदी, एक भारतीय के अलावा तीसरी बोली पाकिस्तान मूल के एक शख्स ने 40 लाख डॉलर में लगाई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत, दवा कंपनी की मेंबरशिप हुई सस्पेंड, फार्मेक्सिल ने कहा नाम खराब हो गया। जी हां दोस्तों, उज्बेकिस्तान में भारतीय सिरप पीने से 18 बच्चों की कथित तौर पर मौत हो गई। यह सिरप नोएडा की मैरिन बायोटेक ने बनाए थे। इस मामले को भारत की फार्मा एक्सपोर्ट काउंसिल फार्मेक्सिल ने गंभीरता से लिया। काउंसिल ने कंपनी की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। यह काउंसिल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। दोस्तों, काउंसिल ने न्यूज 18 से कहा कि इस आरोप ने भारत का नाम खराब कर दिया। विश्व में भारत के फार्मा उद्योग का नाम खराब होने के साथ साथ इसकी विश्वसनीयता भी खतरे में आ गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फार्मेक्सिल का गठन विदेश व्यापार नीति के तहत साल 2004 में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात को बढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
साल 2022 के आखिरी कारोबारी दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 60,840 पर बंद। एमएफसीजी शेयर्स सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में साल 2022 के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 60,840 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 85 अंक की गिरावट के साथ 18,105 के स्तर पर आ गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट रही, वहीं 12 शेयरों में तेजी देखने को मिली। एसबीआई लाइफ, आइशर मोटर्स, ग्रासिम, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, आईटीसी और एचडीएफसी समेत निफ्टी 50 के 29 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, टाइटन, ओएनजीसी, कोलिडिया, बीपीसीएल, अडानी एंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस समेत निफ्टी के 21 शेयरों में तेजी रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस ने खरीदी लोटस चॉकलेट में 51% हिस्सेदारी। कंपनी के शेयरों में 5% का अपर सर्किट, चकल्स, ऑन एंड ऑन जैसे प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, रिलायंस रिटेल वेंचर्स की सब्सिडरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने लोटस चॉकलेट कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। 74 करोड़ रुपए में 113 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर लोटस के 65,48,935 शेयरों का अधिग्रहण किया गया। लोटस की एडिशनल 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाने की भी घोषणा की है। रिलायंस रिटेल ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। रिलायंस के इस एग्रीमेंट के बाद लोटस चॉकलेट के शेयर शुक्रवार के कारोबार के दौरान 5% चढ़ गए। ये 5.85 रुपए बढ़कर 122.95 रुपए पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जघन्य और शर्मनाक, तेलुगु देशम की रैली में 8 लोगों की मौत पर भड़के आंध्र प्रदेश के सीएम। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को नेल्लोर के कुंदुकुर में आयोजित एक रोड शो में 8 लोगों की मौत के लिए तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का प्रचार उन्माद त्रासदी का कारण बना। इसके साथ ही उन्होंने नायडू से तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है, मुझे इसका बहुत दुख है। इसके साथ ही टीडीपी ने घोषणा की कि वह भगदड़ में मारे गए 8 लोगों के परिवारों को 24-24 लाख रुपए का भुगतान करेगी। हालांकि जगन रेड्डी इससे प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने नायडू पर जमकर हमला किया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत जिस मर्सिडीज में थे उसकी सेफ्टी रेटिंग है 5 स्टार। कार में 7 एयरबैग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक भी, लेकिन सावधानी है जरूरी। जी हां दोस्तों, 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली देहरादून हाईवे पर रोड़की के पास एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों वह कार से अपने घर उत्तराखंड जा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंत जिस कार में सवार थे वह करीब 1 करोड़ रुपए एक्स शोरूम कीमत वाली मर्सिडीज GLE 43 है। यह कार सेफ्टी के मामले में सेफ मानी जाती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग भी 5 स्टार है। दोस्तों बताया जा रहा है कि पंत को कार ड्राइव करते समय झपकी आ गई थी। इसके बाद उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा जहां हुआ वह जगह ऋषभ पंत के घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और कार की रफ्तार एक्सीडेंट के वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दोस्तों हम आपको यहां पर बता रहे हैं मर्सिडीज GLE 43 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। दोस्तों यह गाड़ी 2019 में लॉन्च हुई है। इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। एनकेप के अनुसार कार को एडल्ट व्यक्ति के लिए 91% और बच्चों के लिए 90% सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कार में सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, अनडैप्ड ब्रेक लाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मर्सिडीज का प्री सेफ ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों को नसीहत, खर्च में करें कटौती, चाय पानी से लेकर हवाई सफर तक का जिक्र। जी हां दोस्तों, चंदे की कमी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को खर्चों में कटौती की सलाह दी है। बुधवार को कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन पार्टी कोष अध्यक्ष पवन बंसल ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर मितव्ययता यानी कि खर्चे कम करने के सुझाव दिए हैं। बंसल की तरफ से जारी सर्कुलर में पार्टी दफ्तर में कैंटीन यानी कि चाय पानी, स्टेशनरी, बिजली, अखबार, ईंधन आदि के खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। महासचिवों और प्रभारी जो कि सांसद हैं उन्हें अपनी सुविधा से हवाई यात्रा करने की सलाह दी गई है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों को 1400 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए ट्रेन टिकट का भुगतान किया जाएगा। उससे लंबी यात्रा के लिए सबसे कम कीमत वाली हवाई टिकट दी जाएगी, वो भी महीने में केवल 2
2 बार। निर्देश के साथ ही बंसल ने खर्चों में और कटौती को लेकर महासचिवों से सुझाव भी मांगे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल कांग्रेस पार्टी फंड की कमी से जूझ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2023 में सोने के दाम में आ सकती है बड़ी उछाल, 60,000 प्रति 10 ग्राम दाम छूने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, अगर आपने सोने में निवेश किया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों 2023 में सोने का भाव 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को छू सकता है। शेयर बाजार में जारी उठापटक कमर तोड़ महंगाई के मद्देनजर अपनी निवेश हेजिंग के लिए सोने में निवेश करेंगे, जिससे सोने के दाम नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें मार्च में $2070 प्रति औंस के हाई को छूने के बाद नवंबर 2022 में घटकर $1616 प्रति औंस के निचले स्तर पर आ गई, लेकिन इन लेवल्स से सोने के भाव में सुधार हो रहा है। नए जानकार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $2500 प्रति औंस तक छूने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1803 प्रति औंस है। वहीं भारतीय बाजार में सोने की कीमत लगभग 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्टर तुनिशा की मां बोली, शीजान ने बेटी को थप्पड़ मारा, महंगे गिफ्ट मंगवाता था, उसकी बहन तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी। जी हां दोस्तों, तुनिशा शर्मा की मां विनीता शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीजान पर गंभीर आरोप लगाए। विनीता ने कहा कि जब तुनिशा ने शीजान से उसके सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल किया तो उसने सेट पर ही तुनिशा को थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने कहा कि शीजान तुनिशा का मानसिक और आर्थिक शोषण करता था। शीजान की बहन फलक नाज तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी। शीजान तुनिशा से महंगे महंगे गिफ्ट मंगवाता था। दोस्तों तुनिशा की मां ने शीजान पर 7 गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शीजान ने उसका इस्तेमाल किया। शीजान ने ब्रेकअप के बाद काफी परेशान रहती थी तुनिशा। सीरियल के सेट पर शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ भी मारा था। शीजान की बहन तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी उस पर बनाया। शीजान की मां को सब बातें पता थी, फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी। शीजान के घर वालों ने तुनिशा को ट्रैप करके रखा हुआ था। यह सारे आरोप तुनिशा की मां ने शीजान और उसके परिवार पर लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिनपिंग ने फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को हटाया। यूएस में चीनी एम्बेसडर क्वीन गैंग नए विदेश मंत्री होंगे। वांग को नया रोल देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदलाव किया है। जिनपिंग ने 10 साल तक विदेश मंत्री रहे वांग यू को इस पद से हटा दिया। यी की जगह अब क्वीन गैंग नए फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए हैं। गैंग इस वक्त अमेरिका में चीन के एम्बेसडर हैं और राष्ट्रपति जिनपिंग के काफी करीबी बताए जाते हैं। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि वांग यू को क्यों हटाया गया है। बहरहाल गैंग के सामने बतौर विदेश मंत्री कई चैलेंज होंगे। भारत से सीमा विवाद, अमेरिका से तनातनी और ताइवान में जंग का खतरा, ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना विस्फोट, कई नए खतरनाक वेरिएंट पैदा होने का भी है खतरा। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है। जब से उसने कोविड-19 गाइडलाइंस के प्रतिबंध हटाए हैं तभी से संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विशेषज्ञों का यह तक कहना है कि चीन में कोरोना को लेकर दी जा रही छूट की वजह से उसके नए अन्य वेरिएंट पैदा होने का भी खतरा हो गया है। दोस्तों चीन ने लोगों को क्वारंटीन करने को लेकर बड़ा फैसला किया। उसने कहा है कि अगले साल से 8 जनवरी के बाद देश में प्रवेश करने वालों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कोविड मरीजों की संख्या को रोज जारी करना भी बंद कर दिया है। अधिकारियों का अंदाजा है कि हाल ही के हफ्तों में कई शहरों में हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालात यह है कि देश के अस्पतालों और शमशान घाटों में पैर रखने की जगह नहीं बची। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस अब दुनिया के एक बड़े हिस्से को संक्रमित करने की ताकत रखता है। यह उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिनकी पिछले संक्रमण की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, और उन लोगों को भी शिकार बना सकता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में अमित शाह ने भरी हुकार, कांग्रेस जेडीएस का जिक्र कर कहा बन चुकी थी एटीएम 3C का भी जिक्र। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 30 दिसंबर को कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया। कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैंने 2018 के
चुनाव की शुरुआत इसी जिले से की थी। यहां से एक मुट्ठी अनाज मांगकर कांग्रेस शासन के दौरान जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ था, बीजेपी ने उन्हें न्याय दिलाने की शपथ ली थी। कर्नाटक की जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाकर यहां सरकार बनाने का मौका दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमने जेडीएस और कांग्रेस का शासन देखा। कांग्रेस के शासन में कर्नाटक दिल्ली के लिए एटीएम बन जाता है और जेडीएस शासन में कर्नाटक एक परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। दोनों ने हमेशा भ्रष्टाचार के माध्यम से इस भूमि के विकास को अवरुद्ध किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में कांग्रेस ने सीएम बसवराज बोम्मई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य में पे सीएम कैंपेन चलाया था। इसी बीच अमित शाह ने कांग्रेस को एटीएम बता दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से म्यूजिक कंपोजर को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस म्यूजिक कंपोजर गायक का नाम जिनको कि ऑस्कर मिला है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।